भारत में डेंगू से बचाव के लिए एक नई दिशा में काम किया गया है, जिसमें DGCI ने साफ तौर पे कोविड की तरह बिकने वाली अब डेंगू की जो दवाई बन रही है उसकी अनुमति दे दी है। 4 साल से लेकर के 60 साल तक के लोग इस वैक्सीन को लगवा सकेंगे। इस वैक्सीन का नाम क्यूडेगा है। हालांकि इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, ख़ासतौर से उन लोगों को जिन लोगों को डेंगू होता है और वो डेंगू की समस्या से अपने आप दर्द महसूस करते हैं। ऐसे में इस कदम से बड़ा फ़ायदा भी अगर होता हुआ जब लोगों को नजर आना शुरू होगा तो इससे कई बड़े संकेत भी मिलेंगे। हालांकि इसके बिकने की जो अनुमति है वो DGCI ने दे दी है। 4 साल से लेकर के 60 साल तक के जो वर्ष के लोग हैं वो इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे में जहां ये डेंगू से बचाव की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है, साथ ही साथ इस पर अब चर्चा भी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर मानकों की बात की जाए और इंसान के शरीर की बात की जाए तो दोनों में कहीं ना कहीं जब ये बड़े पैमाने पर डेंगू के जो केस है वो कम होना शुरू होंगे तो देश को इससे बड़ा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो जीवन है, ख़ासतौर से जो शरीर के अंदर में लक्षण पाए जाते हैं, जो डेंगू से लोगों के शरीरों में दर्द होता है और महीनों तक ख़ासतौर से वो डेंगू की चपेट में ही रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से न चल पाते हैं न खा पाते हैं। ऐसे में जो समस्याएँ डेंगू से गुजरती हैं, ख़ासतौर से उन लोगों को जिनको डेंगू होता है उनके लिए एक राहत बड़ी भी खबर हो सकती है, क्योंकि अब जो मानक हैं वो पूरी तरह से तय किए जा चुके हैं और DGCI ने इसकी बाज़ार में बिकने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। हालांकि डेंगू से बचाव के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सैयद वैस अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपराधिक मामलों में फंसे वकीलों पर सख्त रुख। प्रदेश में 4157 वकीलों पर 5056 आपराधिक मामले दर्ज। अपराधियों की पनाहगार नहीं बन सकता वकालत का पेशा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में फंसे वकीलों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 4157 वकीलों पर 5056 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि वकालत का पेशा अपराधियों की पनाहगार नहीं बन सकता। गंभीर अपराधों में आरोपी वकीलों पर बार काउंसिल कार्रवाई करे। ऐसे वकीलों के मामलों की सुनवाई उनके गृह जिले से बाहर कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रयागराज से नितेश सोनी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पिछले कई दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी से निजात लोगों को मिली है और आज दिल्ली NCR में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जो मौसम है उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया। दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां हैं बारिश से होकर गुजरने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज दिन भर और कल दिन में और रात में भी बारिश जो है वो लगातार होगी। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उमस से लोग बेहाल थे, ऐसे में आज की होने वाली जो बारिश है उससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है और लगातार इसी तरीके से बारिश 1 से 2 दिन तक होने का अनुमान मौसम वैज्ञानिक फिलहाल जता रहे हैं। दिल्ली के जो जंतर मंतर इलाके के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीके के हालात दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में हैं। हर जगह पर रुक रुक कर इसी तरीके से जो बारिश है वो हो रही है। और वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। यूपी के 33 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। पूरब से पश्चिम के तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट है और देखा जाए तो आज भी प्रदेश के तमाम हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। बिजली गिरने की भी आशंका है। वैसे में मौसम विभाग ने लोगों को सचेत भी किया है कि वे खुद की रक्षा करें, क्योंकि जनहानि होने की भी संभावना है। देखा जाए तो पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में आज काफी तेज बारिश हुई है। चाहे हम गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, बनारस के आसपास के इलाकों की बात करें, वहीं सेंट्रल यूपी की बात करें तो लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी आज काफी तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं पश्चिमी यूपी के इलाकों में भी बारिश और वज्रपात की संभावना है। देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों तक जो पूरे यूपी का मौसम है ऐसे ही बने रहने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबिखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। ताजनगरी आगरा में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद अब कुछ राहत सी महसूस हो रही है। जी हाँ, मौसम बदल चुका है। अगर बीती रात की बात की जाए तो बीती रात से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सुबह सवेरे आपको बारिश देखने को मिलेगी और वही दिखाई भी दिया। सुबह से ही रिमझिम बारिश और घने बादल दिखाई दे रहे हैं और नतीजा ये है
कि रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से आज लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मौसम का लुत्फ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो कभी सुनसान दिखाई देती थी भीषण गर्मी और जो उमस भरी गर्मी से, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि सब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। मौसम सुहाना है, रिमझिम बारिश हो रही है, क्योंकि ये मौसम जो है वो टूरिज़्म सीजन यानी पर्यटन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि चाहे लाल किले की बात की जाए, ताजमहल की बात की जाए, वहाँ पर भी टूरिस्ट जो है वो लगातार नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा था कि अगर पिछले कुछ दिनों से बस यही उम्मीद जताई जा रही थी और जैसा अनुमान लगाया गया था कि 19-20 तारीख के बाद से जो है लगातार 2-3 दिन बारिश के आसार हैं, और वही यहाँ आज आगरा में दिखाई दिया। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। हालांकि तेज़ बारिश अभी नहीं हुई है। अगर तेज़ बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। लेकिन फ़िलहाल मौसम इतना अच्छा बना हुआ है कि आप आगरा के तमाम स्मारक हों या पर्यटन नगरी आगरा में आप घूमने अगर आएंगे तो आपको काफ़ी रोमांचित महसूस होगा और एक बेहद खुशनुमा मौसम नज़र आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। बारिश के बाद दुश्वारियां किस तरह बढ़ती हैं वो एक नज़ारा आप यहां पर देख सकते हैं। ये मालदेवता के ऊपर का सोंग घाटी की तरफ जाने वाली ये सड़क है और ये मेरे ख्याल से बहुत ही ताज़ा मलबा है। ये पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से हुआ है और बहुत भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा मलबा, पत्थर ये सब नीचे आ गए हैं। पूरी सड़क अवरुद्ध हो गई थी। कल शाम इसको थोड़ा खोला गया। अभी भी जितनी चौड़ी सड़क है उसकी आधी ही सड़क खोल पाए हैं और ये देख रहे हैं कि पत्थर और ये सारी चीज़ें ऊपर से कितनी तेज़ी से गिरी है। तो उस समय यहाँ से किसी के वाहनों का किसी तरह का आवागमन नहीं था और ये सड़क आप देख सकते हैं। और आगे वो बड़े बोल्डर आपको देख रहे होंगे। इससे आगे की तरफ भी एक बड़ा मलबा नीचे आया है और बड़े बोल्डर आप देख रहे हैं जो बहुत विशालकाय बोल्डर हैं वो सड़कों पर पड़े हैं। खोलने का काम तो किया जा रहा है लेकिन रिस्की बहुत है। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग और सरकार दोनों इस बात की अपील लोगों से करती हैं कि जब भी आपको पहाड़ में यात्रा करनी हो तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखकर ही करें और जो सचेत ऐप हैं वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी सड़क बंद है और कब बारिश आ सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। 3-4 दिन से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। खास तौर पर देहरादून के आसपास के एरिया को देखें तो मूसलाधार बारिश जारी है और ज़बरदस्त बारिश होने के चलते नदियों का जो जल स्तर है वो भी बढ़ गया है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि किस तरह से ये सोंग नदी है। सोंग नदी का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। वहाँ पर एक आने जाने का एक रास्ता बनाया हुआ था और नदी का बहाव जो है उसको भी बहा ले गया है। वो पैदल का एक रास्ता था उतरने के लिए और नीचे पाइप लगाए गए थे तो वो रास्ता भी ख़त्म हो गया। वो पूरा का पूरा सोंग नदी में जो एक जलस्तर बढ़ा है और सोंग घाटी के जो कैचमेंट एरिया में जो भीषण बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और वेग बहुत है, तेज़ी बहुत है पानी में, वो बह गया है। और इधर से आप दूसरी तरफ ये भी देखते हैं ये बांदल नदी है, ये बांदल घाटी से आती है तो यहाँ भी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये दोनों नदियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। तो और इससे आगे जब दोनों एक होकर चलती है तो फिर पानी का बिल्कुल पूरी तरह से सैलाब की तरह पानी दिख रहा है। और ये जो आगे जो नदी है सोंग नदी, बांदल नदी यहाँ ख़त्म हो जाती है, सोंग नदी आगे जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है तो हरिद्वार से पहले रायवाला के आसपास। फिलहाल कुल मिलाकर चूँकि मौसम विभाग की फोरकास्टिंग भी है कि तकरीबन अगले 3-4 दिनों तक ऐसा मौसम बना रहेगा, बारिश होगी और कई जगह मूसलाधार बारिश होगी, कई जगह सामान्य बारिश होगी। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग ने इंतजाम करने का दावा किया है कि हमारी उनकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौकस हैं और सभी जिलों में जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन सिस्टम, SDRF, पुलिस और राजस्व का सिस्टम जितना योगदान होता है वो सब पूरा मुस्तैदी के साथ रखा गया। ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना के गांव हबीबपुर के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि फुगाना थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर के अंदर एक परिवार जब सो रहा था तो एकदम उसकी दीवार और छत गिर गई, जिसके नीचे उसमें मकान मालिक, उसके 2 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां सहित 5 लोगों की मकान गिरने से मृत्यु हो गई है।
इसी को लेकर पूरा प्रशासन रात्रि में ही जैसे ही सूचना मिली वहां पहुंचा और वहां पर रेस्क्यू कार्य किया। उसमें उन्होंने देखा कि जो इस्लामो धोबी जिसका मकान था वो और उसके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां रात्रि में मकान भरभराने से मर गए और साथ ही के साथ उन्होंने रेस्क्यू किया और उनको निकालकर तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ स्टेट के लिए अरविंद चौधरी। पहाड़ों पर मानसून आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही हैं। दोनों नदियों के बहाव क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी वार्निंग लेवल के निकट बह रही है। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के बेलनी में अलकनंदा नदी किनारे स्थित शिव प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न है। इसके अलावा नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न है। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से नदी किनारे स्थित भवनों में रहने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की आम जनमानस और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि अनावश्यक यात्रा पर न निकलें और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। मानसूनी सीजन का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ रहा है। जहां एक और भक्तों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग बार बार बाधित भी हो रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया नामक स्थान पर ऊपरी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा पत्थर आने से केदारनाथ यात्रा मार्ग सुबह बाधित हो गया था। हालांकि संबंधित एजेंसियों ने तत्काल प्रभाव से मार्ग को खोलने की कोशिश शुरू की और तत्काल प्रभाव से मार्ग को सुचारू किया, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम के सामान्य होने के बाद एक बार फिर से यात्रा को सुचारू कर दिया गया है। फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। प्रशासन का चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि वे मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। दिल्ली में आज संसद से लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक और संसद के अंदर विपक्ष ने जमकर हंगामा बोला तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सहित पैरामिलिट्री फोर्स को सड़क पर उतारा गया। फोर्सेज ने प्रदर्शनकारियों पर हल्के बल का प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ टीयर गैस भी छोड़ी गई ताकि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी जगह जगह फैलकर प्रदर्शन करने लगे। बाद में पैरामिलिट्री फोर्स ने चारों तरफ से घेर कर सभी को हटाने का प्रयास किया। तो वहीं इस पूरे प्रदर्शन के अंदर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सहित धर्मेंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया, जिनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। यहाँ तक कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसकी वजह से सीजेपी के तमाम प्रदर्शनकारी और भी ज़्यादा भड़क गए और पूरा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर फैलता हुआ दिखाई दिया। कनॉट प्लेस के अंदर भी प्रदर्शनकारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी पथराव किया। ऐसे में दोनों तरफ लोग चोटिल हुए, चाहे हम सुरक्षा कर्मियों की बात करें यानी दिल्ली पुलिस के जवान भी चोटिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को भी इस पूरे मामले के अंदर चोटें आई हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के अंदर जो उपद्रवी मौजूद थे उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही एक्शन मोड में अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। मौलाना जार्जिस द्वारा भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर अब सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी नेता मनीष यादव ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौलाना जार्जिस अंसारी का पुतला फूंका।
मनीष यादव ने अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाया कि जो मौलाना जार्जिश अंसारी है वो अखिलेश यादव के द्वारा सपोर्टिव है और उन्हीं के द्वारा पोषित किया जाता है। इस प्रदर्शन के जरिए मनीष यादव ने अखिलेश यादव पर करारा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मौलाना जार्जिश अंसारी को ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए। देखा जाए तो भगवान कृष्ण पर जब से मौलाना जार्जिश अंसारी की टिप्पणी सामने आई है उसके बाद से ही लगातार रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के तोड़े जाने को लेकर के आज राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और जिस तरीके से उनका विरोध था वो यही था कि जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ा ना जाए। जिन नियमों और कानूनों की बात की जा रहा है उन्हीं नियम और कानून के अंतर्गत उसे बचाया रखा जा सकता है और किसी और भी उपयोग में लाया जा सकता है, पर उसका तोड़ना बेहद ही गैर कानूनी है और उसका विरोध समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता यहाँ लगातार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। अयोध्या में बिजली विभाग पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए लाइनमैन ने उपभोक्ता से 600 रुपये की डिमांड की। वीडियो में भोक्ता छोटे बच्चों और हार्ट पेशेंट मां का हवाला देकर बिजली जोड़ने की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आरोप है कि सुविधा शुल्क मिलने के बाद ही आपूर्ति बहाल की गई। यह वीडियो शहर के कौशलपुरी पावर हाउस का बताया जा रहा है। अब इसके बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस तरह देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले बिजली विभाग में बढ़ते जा रहे हैं और अब बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए पैसे की डिमांड भी की जाती है। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। 30 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेके स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। अगर बात करते हैं सड़कों की तो नगर निगम जीडीए ने आने वाली राह में सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है। ऐसी जगह जहां सड़क नहीं बन सकती है वहां पर टाइलें लगा दी गई है, जिससे कांवड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मंदिर क्षेत्र के आसपास फ्लाईओवर के नीचे सुंदर कलाकृतियाँ बना दी गई हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर भी बनाई गई है। अगर बात करते हैं कांवड़ रूट की तो कांवड़ रूट पे आने वाली सड़कों के अंदर जो गड्ढे थे उसको ख़त्म करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। कांवड़ियों के लिए बनाए गए डेडिकेटेड रोड के ऊपर किसी तरह की परेशानी का सामना कांवड़ियों को ना करना पड़े, उसके लिए सारी सुविधाएं पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ रास्ते पड़ने वाले बिजली के खंभों की टेपिंग कर दी गई है कि अनावश्यक रूप से किसी भी कांवड़ी को करंट ना लगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे 56 किलोमीटर के रूट के ऊपर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग करी जाएगी। गाजत पुलिस ने हर 200 मीटर पे एक बीट की स्थापना करी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही साथ मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद रहेंगी। 60 से अधिक एम्बुलेंस कांवड़ियों की सेवा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगी। जिला प्रशासन की बात करें तो DM कार्यालय से आदेश आने के बाद इस वक्त सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कांवड़ रूट को दुरुस्त करने में, कांवड़ यात्रा को सकुशल कराने में लग चुके हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आए थे, जिनकी एक बैठक के बाद कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर अधिकारी सतर्क हुए और इस वक्त कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने की तैयारियों में लगे हुए हैं। न्यूज स्टेट से गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन और इंदिरा भवन जो कि बिल्कुल सटा हुआ है, जवाहर भवन के 4थे फ्लोर पे आग लगी और आग लगने के साथ ही जिस तरीके से धुआं उठा या उसमें लपटें निकली बेहद भयावह था। लग रहा था कि आसपास के इलाका और बिल्डिंग में बेहद खतरनाक हो सकता है। समय पर हजरतगंज के जो फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ लगातार आई और आग को काबू में करने के लिए कई घंटे लगे, लेकिन ये भी देखा गया कि बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसका एक हिस्सा भी गिर गया। सुबह की आग होने की वजह से कार्यालय में जो अधिकारी कर्मचारी या यहाँ पर जो निदेशालय में तैनात हैं वो सब
बिल्डिंग के बाहर जो थे वो बाहर ही रहे, जो अंदर चले गए थे वो बाहर आ गए। इसलिए जनहानि की शुरुआत से ही कोई डर नहीं बना हुआ था। लेकिन हाँ, एक बार फिर आग की इस घटना ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसी क्यों घटनाएं हो रही हैं, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ पर शॉर्ट सर्किट या क्या वजह है, ये जरूर ढूंढना भी चाहिए और कौन जिम्मेदार है ये पता भी कराना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। पति अतुल की जहरीले सांप से डसवाकर हत्या करने के आरोप में प्रेमी तुषार के साथ मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद दामिनी की पहली रात काफी बेचैनी और तनाव में गुजरी। जेल प्रशासन के मुताबिक दामिनी ने बार बार अपने बेटे मानिक को याद किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि बेटे का जिक्र होते ही कई बार वह भावुक हो गई, दीवार पर चेहरा लगाकर रोने लगी। जेल में दाखिल होने के बाद शुरुआत में दामिनी ने खाना तो लिया, लेकिन काफ़ी देर तक उसने खाना नहीं खाया। बाद में जब उसकी अन्य महिला बंदियों से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई, तब जाकर उसने खाना खाया। जेल अधिकारियों के अनुसार दामिनी फिलहाल मानसिक रूप से काफ़ी परेशान नजर आ रही है। इसी बीच उसने जेल की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की इच्छा जताई और सबसे पहले पढ़ने के लिए एक धार्मिक पुस्तक ली। सोमवार सुबह जेल अहाते में गिनती के दौरान दामिनी की मुलाकात मुस्कान से हुई। दामिनी और मुस्कान ने एक दूसरे से लगभग 1.5 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान दामिनी की बात सुनकर मुस्कान धीरे धीरे मुस्कुराती रही। हालांकि बातचीत के दौरान दामिनी बेहद गंभीर नजर आई। अभी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर चर्चा हुई। वहीं दामिनी ने अब तक अपने प्रेमी तुषार से मिलने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। जेल मैनुअल के तहत सामान्य परिस्थितियों में दोनों आरोपियों की आमने सामने मुलाकात नहीं कराई जा सकती, लेकिन न्यायालय की अनुमति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान दोनों की बातचीत संभव हो सकती है। फिलहाल जेल प्रशासन दामिनी और तुषार दोनों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखे हुए है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ स्टेट के लिए।